अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो तंत्र पाए जाते हैं, ये 2 साल पहले ये सभी सिस्टम 12वीं बायोलॉजी में थे, लेकिन जब पिछले वर्ष सिलेबस को जब अपडेट किया गया तो 12वीं का कुछ कोर्स 11वीं बायोलॉजी में आ गया और 11वीं बायोलॉजी के कोर्स 12वीं बायोलॉजी में चला गया। तो हमारे शरीर का जो 10-15 जो तंत्र होते हैं, उनमें से कुछ तंत्र जैसे कि पोषण तंत्र, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटेगमेंट्री सिस्टम, ये सब 12वीं से 11वीं बायोलॉजी में आ गए। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो 12वीं में ही है। और जो पहले जेनेटिक्स जो 11वीं में थे वो वर्तमान में 12वीं में चले गए हैं। और जो इकोलॉजी था वो पहले 11वीं के सिलेबस में थे और अभी वर्तमान में 12वीं बायोलॉजी में है। तो जो बायोलॉजी होते हैं, इनको मुख्य रूप से कहना चाहिए 2 भागों में जैसे विभाजित किया जाता है। एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। तो एनिमल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तंत्रों का अध्ययन किया गया है। उनमें से 11वीं में भी प्रथम तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनको कहना चाहिए पोषण तंत्र कहा जाता है। इसको केवल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं किया जाता। यदि केवल हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे तो इसमें केवल पाचन का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में पाचन से पहले न्यूट्रिशन का भी अध्ययन किया जाता है, पोषण का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले हमको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद उसका क्या होगा, पाचन होगा। तो यहाँ पर आज हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 का अध्ययन कर लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोग विभिन्न जो आहार नाल के भाग होते हैं उनका हम लोग अध्ययन किए हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो पार्ट 1 के बाद जो पार्ट 2 है, इन सब का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग ज़रूर पहले पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि कहना चाहिए उनका ये आगे का भाग है। यदि आप 11वीं और बायोलॉजी में या फिर कहना चाहिए नीट बायोलॉजी में या फिर आप 12वीं बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल में लगातार बने रहिए और मेरे प्रत्येक वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है जी। तो आपको कहना चाहिए भविष्य में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है। ये कहना चाहिए थ्योरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव, थ्योरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको डिजिटल ऐप के माध्यम से मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ज़रूर बनाया हूँ, लेकिन इसमें आपको पूरी थ्योरिकल जानकारी मिलेगा। क्लियर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। तो यहाँ पर कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के विटामिन का नाम दिया गया है। आप इस चित्र की सहायता से पूरे विटामिन का आप रासायनिक नाम याद कीजिए। क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आपको विशेष रूप से थ्योरिकल अध्ययन कराया जाएगा चित्रों के माध्यम से। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे चित्र मिलेंगे जो कहने चाहिए आपके बुक में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब रासायनिक नाम आपको याद करना है। इस चित्र को, गोलाकार चित्र को आप लोग अच्छे से देखिए। आप लोगों को पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो विटामिन होते हैं उनमें कहना चाहिए घुलनशीलता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन।
वसा में घुलनशील विटामिन याद रख लेंगे आप लोग, विटामिन ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब B1, B2, B3, B5, B6, B12 और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों किसमें विलय होते हैं? जल में। ठीक है जी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। और उसके बाद कहना चाहिए इसमें क्या बच गया? बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, मतलब यहाँ से कहना चाहिए यहाँ तक, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर उत्तर क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्लियर? अब आप इस चित्र की सहायता से सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद कीजिए। जैसे कि विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, यहाँ पर B3 और B5 को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एरो का चिन्ह दिया हूँ उसी को आप लोगों को याद रखेंगे। विटामिन B3 इसका याद रख लेंगे पेंटोथिनिक अम्ल, पेंटोथिनिक अम्ल। जबकि विटामिन B5, विटामिन B5 को याद रख लेंगे निकोटिनिक एसिड या फिर निकोटीने एसिड अम्ल। ठीक है, निकोटिनेमाइड अम्ल या फिर निकोटिनिक एसिड B5। अब B3 को याद रख लेंगे पेंटोथिनिक अम्ल। क्लियर? B1 को याद रख लेंगे थायमिन, B2 को याद रख लेंगे राइबोफ्लेविन, यहाँ पर रेबो लिखा गया है, एक ही है, राइबोफ्लेविन। क्लियर? उसके बाद आप डायरेक्ट B6 को देखिए, बीच को छोड़ देंगे, B6 और B12। B6 का क्या होता है? पायरिडोक्सिन। B6 का क्या होता है? पायरिडोक्सिन। और B12 का क्या होता है? साइनेकोबालामिन, साइनेकोबालामिन। इसमें B12 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, कोबाल्ट होते हैं, साइनेकोबालामिन, कोबालामिन कोबाल्ट। उसके बाद कहना चाहिए विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद डी का होता है कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन के फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो यह हो गए आप लोगों का रासायनिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 पेंटोथिनिक अम्ल, विटामिन B5 निकोटिनेमाइड, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B12 साइनेकोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टेकोफेरोल या टोकोफेरोल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। यह हो गया आप लोगों का विटामिन का रासायनिक नाम। ठीक है जी। तो पहले कहना चाहिए विटामिन का खोज किसने किया? तो विटामिन का खोज लगभग 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया है। क्वेश्चन में ये कई बार आया है, विटामिन शब्द किसने दिया है? तो विटामिन शब्द 1911 में FUN के फंक नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। तो उस समय विटामिन का रासायनिक गुण पता नहीं थे, इनमें क्या रासायनिक गुण होते हैं ये सब पता नहीं थे। तो उस समय शुरुआती दौर में विटामिन A, D, E, K, B1, B2 ऐसे नाम दे दिया गया था। लेकिन जब इनके रासायनिक गुणों का नाम
या फिर रासायनिक गुण ज्ञात हुए तब इनके रासायनिक नाम दिए गए। तो आपको दोनों नाम से याद करके रखना है, केवल एक नाम में नहीं चलेगा। जो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो केवल कहने चाहिए विटामिन ए, डी, ई के ऐसा याद करते हैं। लेकिन जो उच्च क्लास पे हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर कहना चाहिए आपको रासायनिक नाम याद करना पड़ेगा। तो आप लोग सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद रख लेंगे, ठीक है जी। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर कहना चाहिए एक गोलाकार एक चित्र दी गई है। इस चित्र की सहायता से आपको पूरी विटामिन को याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सामान्य क्वेश्चन है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा होता है। क्या होता है? पेलाग्रा रोग। तो यहाँ पर आप इस चित्र की सहायता से याद कीजिए। जैसे पहला देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर दिया गया है रतौंधी और ज़ीरोपैथेल्मिया। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब शाम को कम दिखाई देना। ज़ीरोपैथेल्मिया, इसमें थोड़ा सा कहना चाहिए कार्निया प्रभावित होती है, जिसके कारण कहना चाहिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी और ज़ीरोपैथेल्मिया दोनों रोग होते हैं। और दोनों ही कहना चाहिए आँखों से संबंधित रोग है। क्लियर? विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी के कारण होती है बेरी। क्या होती है? बेरी। वास्तव में कहना चाहिए विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी तो होता है, लेकिन ये बेरी क्या होता है? इसके कारण कहना चाहिए हार्ट प्रभावित होते हैं, नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं। और नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं जिसके कारण आगे चलकर कहना चाहिए पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जो पैरालिसिस होते हैं, लकवा होते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो विटामिन B1 की कमी के कारण हार्ट भी प्रभावित होते हैं और नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होते हैं, जिसके कारण पैरालिसिस होने की संभावना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। B2 की कमी के कारण कहने की मुख्य रूप से 3-4 रोग होते हैं। एक होते हैं कोलोसिस, होंठों का फटना, ग्लोसाइटिस, जीभ का फटना, और डर्मेटोसिस मतलब त्वचा का फटना। ये मुख्य रूप से पुस्तक में ये 3 लिखे रहते हैं। एक होते हैं डर्मेटोसिस मतलब त्वचा का फटना, एक होता है कीलोसिस या फिर कोलोसिस मतलब होंठों का फटना, और एक होता है ग्लोसाइटिस मतलब जीभों का फटना। जीभ में कहना चाहिए जो दरार पड़ते हैं, बड़े बड़े छाले पड़ते हैं, ठीक है, उनको कहना चाहिए ग्लोसाइटिस कहा जाता है। जीभ का फटना, त्वचा का फटना डर्मेटोसिस, और कोलोसिस या फिर कीलोसिस होंठों का फटना, ये कहने चाहिए विटामिन B2। क्लियर? आगे है विटामिन B3। आगे है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी के कारण मुख्य रूप से पुस्तकों में लिखा रहता है बालों का भूरा होना या फिर बालों का पकना। बालों का पकना या फिर बालों का भूरा होना, ठीक है जी। यहाँ पर कहना चाहिए लिखा गया है चर्म रोग और वृद्धि कम और जनन क्षमता और बाल का सफ़ेद होना। तो आप इसमें केवल एक याद रख लेंगे, विटामिन B3 में बाल का सफ़ेद होना या फिर बालों का झड़ना या फिर बालों का भूरा होना। वैसे बालों का पकना मुख्य रूप से विटामिन B3 की कमी नहीं होती है। बालों का पकना या तो कहना चाहिए विटामिन B3 की कमी या फिर हार्मोन असंतुलन या फिर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब होता है आनुवांशिकी। यदि कहना चाहिए किसी के जो पिताजी होते हैं उनके हेयर जल्दी पकते हैं तो उनके संतानों में भी कहना चाहिए हेयर जल्दी ही पकेंगे, क्योंकि ये कहना चाहिए जेनेटिक्स करेक्टर होता है, क्योंकि माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते हैं। विटामिन B3। उसके बाद है विटामिन B5।
उसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5 निकोटिनेमाइड इसका रासायनिक नाम होता है। इनकी कमी के कारण होता है पेलाग्रा। इनकी कमी के कारण होता है पेलाग्रा या फिर पेलाग्रा, मतलब सूखी त्वचा, त्वचा का सूखना या फिर सूखी त्वचा। ठीक है जी। आगे है विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 की कमी के कारण होता है रक्त अल्पता। रक्त अल्पता मतलब एनीमिया, मतलब हमारे शरीर में जितना रक्त होना चाहिए उसमें थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कहना चाहिए 14 से 16 ग्राम होना चाहिए मेल में, फीमेल में 12 से 14 ग्राम। या फिर जो RBC होते हैं वो लगभग कहना चाहिए मेल में 5 मिलियन से अधिक होना चाहिए और फीमेल में 4.5 मिलियन से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर रक्त की कमी तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती है, तब ये विटामिन B6 की कमी होती है, मतलब पायरिडॉक्सिन की क्या होती है, कमी होती है। विटामिन B12 है, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है एनीमिया, मतलब रक्त की कमी। इसमें रक्त की कमी ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है, जैसे कि जितना होना चाहिए उनसे बहुत कम हो जाती है, तब इसको एनीमिया कहा जाता है। ठीक है जी। विटामिन B6 की कमी के कारण भी एनीमिया होती है, लेकिन इसमें रक्त की थोड़ी कमी होती है और इसमें ज़्यादा मात्रा में कमी होती है। हीमोग्लोबिन कहना चाहिए इसमें 6-7 ग्राम आ जाएंगे और जो RBC कहना चाहिए 5 मिलियन होना चाहिए वो 2-3 मिलियन में आ जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है विटामिन C। विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होते हैं। विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होते हैं, जिसमें कहना चाहिए जो मसूड़े होते हैं उनसे रक्त निकलने लगते हैं। क्लियर। आगे है विटामिन D। विटामिन D को कहा जाता है सनलाइट से मिलते हैं। वास्तव में हमारी त्वचा में कहना चाहिए एर्गोस्टेरॉल पदार्थ पाए जाते हैं, तो इनको जैसे ही सनलाइट मिलता है ये विटामिन D में बदल जाते हैं। और विटामिन D की कमी के कारण रिकेट्स होते हैं, सूखा रोग। क्या होते हैं, सूखा रोग। ये जो पेलाग्रा होते हैं ये भी कहना चाहिए त्वचा सूखने लगती है। विटामिन B5 सूखी त्वचा, त्वचा क्या होने लगती है, सूखने लगती है। लेकिन विटामिन D सूखा रोग, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है जी। इसमें कहना चाहिए जो हड्डियां होती है ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बचपन में विटामिन D के यदि कमी होती है तो बच्चे क्या हो सकते हैं, पोलियो जैसे विकलांग हो सकते हैं। और एक होते हैं ऑस्टियोमाल्सिया। ऑस्टियोमाल्सिया ये देखा जाता है जो महिलाएं होती है उनमें विटामिन D की कमी के कारण जो रीढ़ की हड्डी होती है वो झुक जाती है और कमर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इसको ऑस्टियोमाल्सिया कहा जाता है। विटामिन E, विटामिन E की कमी के कारण एक याद रख लेंगे, इनमें कहना चाहिए नपुंसक क्या हो जाते हैं, नपुंसक मतलब स्टेराइल, मतलब प्रजनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो कहा जाता है विटामिन E की कमी के कारण स्टेराइल या फिर नपुंसक हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से कहना चाहिए अंकुरित होते हुए चने में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जो चने होते हैं यदि उसको हम लोग कहना चाहिए फुला देते हैं तो एक दिन बाद कहना चाहिए उसमें छोटे छोटे अंकुरण होने लगते हैं। तो अंकुरित होते हुए चने में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि किसी के शरीर में एक बार इनकी कमी हो जाती है तो आसानी से इनकी पूर्ति नहीं होती है। उसके बाद है विटामिन K। विटामिन K की कमी के कारण रक्त की थक्का में देरी होती है। सामान्य रूप से कहना चाहिए जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, जैसे ही हम लोग कहीं पर चोट लगते हैं रक्त थोड़ी बहुत निकलती है और आसानी से कहना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन विटामिन A की कमी के कारण रक्त के थक्का देरी से जमती है। क्लियर। तो ये कहना चाहिए आप लोगों का विटामिन है और उनसे होने वाली कमी और उनसे होने वाले रोग यहाँ पर कहना चाहिए आप चित्र की सहायता से पूरी याद कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर चलते हैं अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक चित्र देखिए आप लोग, इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। फल, फूल, सब्जी, दूध में कौन सा पोषक तत्व होते हैं। इसी प्रकार का
चित्र मैं आप लोगों को पहले टेस्ट में और बताया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल ऐप के माध्यम से आप ऐसे चित्र देख रहे हैं। यदि कहना चाहिए ऑफलाइन क्लास होता है, विद्यालयों में क्लास होता है, तो ऐसे चित्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ऐसे कलर्ड चित्र हम लोग ब्लैक बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड में नहीं बना सकते हैं। केवल कहना चाहिए डिजिटल बोर्ड में ऐसे चित्र आप देख सकते हैं। क्लियर? तो अधिकांश कहना चाहिए जो 99% स्कूल है उनमें कहना चाहिए डिजिटल बोर्ड नहीं होते हैं, केवल कहना चाहिए ब्लैक बोर्ड होते हैं। आजकल वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड आया है, उनमें भी ये चित्र कलरफुल आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये कहना चाहिए फल है, फूल है, सब्जी है, दूध है, इन सब में कौन सा पोषक तत्व होते हैं? तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वसा नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? मिनरल्स मतलब खनिज तत्व। आपको पता होगा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं या फिर इनकी कमी होने पर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसी कारण कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए हमको जो फल फूल होते हैं, सब्जी होते हैं, दूध होते हैं, इनको लेना अति आवश्यक होता है। ठीक है जी। कुछ जैसे कि रोग संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग मतलब फैलने वाले रोग, कम्युनिकेबल, जो कहना चाहिए जनरली तौर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, सूक्ष्म जीवियों से होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ से होते हैं, कृमि से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, कवक से होते हैं। इन सब से होने वाले रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब संक्रामक रोग, मतलब फैलने वाले रोग। लेकिन ये जो रोग होते हैं विटामिन की कमी के कारण, मिनरल्स की कमी के कारण, ये फैलने वाले रोग नहीं होते हैं और इनका इलाज कहना चाहिए ये सब ओरल भोजन ही होते हैं, मुखी भोजन ही होते हैं। ठीक है जी। ये जनरली तौर पर जो टेबलेट होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, सिरप होते हैं, उनसे इनका स्थायी इलाज नहीं होता है, उसमें केवल कुछ ही समय के लिए होते हैं। यदि कहना चाहिए कोई भी व्यक्ति निरोग रहना चाहता है तो विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए जो हरी सब्जियां होती है, फल होती है, दूध होते हैं, इन सब को लेना अति आवश्यक होते हैं। क्लियर? तो उत्तर क्या है यहाँ पर? मिनरल्स है। क्लियर? अगला है विटामिन सी के स्रोत हैं। विटामिन सी के स्रोत हैं। तो विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं? यहाँ पर हरी सब्जियाँ गलत, मीठे फल गलत, चावल गेहूँ गलत। तो उत्तर यहाँ पर क्या है? खट्टे फल। जो विटामिन सी होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, इनकी कमी के कारण स्कर्वी रोग होते हैं, मसूड़े से रक्त निकलने लगते हैं। ये जनरली तौर पर खट्टे फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि जो नींबू होते हैं, संतरा होते हैं, मौसम्बी होते हैं, जो कहना चाहिए जो खट्टे फल होते हैं उनमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस चित्र की सहायता से देखेंगे, ये चित्र एकदम क्लीन नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को कुछ मौखिक बता देता हूँ। विटामिन के स्रोत जैसे कि जो विटामिन ए होते हैं, विटामिन ए मुख्य रूप से ये भी फलों में ही पाए जाते हैं और ऐसे फलों में पाए जाते हैं जो पकने के बाद पीले कलर के हो जाते हैं। ऐसे फलों में पाए जाते हैं विटामिन ए जो पकने के बाद पीले कलर के हो जाते हैं। मतलब ये आम में भी पाई जाती है और पपीते में विशेष रूप से पाए जाते हैं। आप लोग गांव में भी सुने होंगे, जब किसी व्यक्ति में कहना चाहिए आँख थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो हमारे गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, भले ही अशिक्षित होते हैं, लेकिन कहते हैं कि रोज़ आप पपीते का सेवन करो। ठीक है? तो पपीते में भी पाई जाती है, आम में भी पाई जाती है, मतलब ऐसे फलों में पाई जाती है जो पकने के बाद जनरली तौर पर पीले हो जाते हैं। क्लियर? वैसे फलों में तो विटामिन तो होती ही है। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग विटामिन किस में पाए जाते हैं, जैसे कि उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसको आप लोग जनरली तौर पर याद रख लेंगे। ये हरी सब्जियों और फलों में पाई जाती है, हरी सब्जियों और फलों में पाई जाती है। क्लियर? विटामिन सी को आप याद रख लेंगे, खट्टे फलों में पाई जाती है। विटामिन डी को याद रख लेंगे, सनलाइट में पाई जाती है,
सूर्य के प्रकाश में। विटामिन ई पाई जाती है अंकुरित होते हुए चने में या फिर अंकुरित होते हुए बीजों में अधिकता में पाई जाती है। क्लियर। विटामिन के ये फलों के साथ साथ विशेष रूप से जो बंद गोभी होते हैं उसमें विशेष रूप से पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये हो गए आप लोगों का स्रोत। विटामिन ए फलों में जो पकने के बाद जनरली तौर पर पीले हो जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स याद रख लेंगे फलों और हरी सब्जियों में। इसी कारण कहना चाहिए यदि अपने शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाना है तो हमेशा या ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी सब्जियां लेना है, हरी सब्जियां लेना है। क्लियर। जो डी होते हैं सनलाइट में पाए जाते हैं, सी होते हैं खट्टे फलों में पाए जाते हैं, के होते हैं बंद गोभी में पाए जाते हैं, ई होते हैं अंकुरित बीजों में पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, आयरन व आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन व आयोडीन की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा आयरन मतलब Fe, आयरन मतलब Fe और Fe मतलब आयरन की कमी के कारण एनीमिया। और आयोडीन ये भी एक तत्व है जो कहने चाहिए जनरली तौर पर नमक में पाई जाती है। ठीक है। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग, सिंपल गोइटर मतलब हमारे जो गर्दन होती है जो थायराइड ग्लैंड से होती है वो आकार में बड़ी हो जाती है, उसको कहना चाहिए घेंघा रोग या फिर गोइटर कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा? बी, एनीमिया व वृद्धि कम होना व घेंघा रोग। वृद्धि कम होना इस कारण है क्योंकि आयोडीन मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन में कहना चाहिए आयोडीन प्रेजेंट होती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण वृद्धि क्या होती है? कम होती है। तो आप लोग इस चित्र की सहायता से याद कीजिए। ये चित्र क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आप लोगों को मौखिक बता रहा हूँ। आप लोग कहना चाहिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको ऐसी ही याद हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि प्रथम दिख रहा है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होती है या फिर क्या लक्षण है? तो कैल्शियम आप लोगों को पता होगा हमारे शरीर में अस्थि और टीथ मतलब बोन और टीथ, बोन और टीथ मतलब अस्थि और दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप भी सुने होंगे गांव में कहना चाहिए कोई व्यक्ति गिर जाते हैं तब हड्डियां क्या हो जाती है, बोन क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर कहना चाहिए ज़्यादा मेडिसिन नहीं देते हैं, केवल देते हैं कैल्शियम का। ठीक है। और कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियों का विकास भी कम होता है। यदि बचपन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अस्थियां क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। दांत क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। तो कैल्शियम की यदि कमी हो जाती है तो अस्थि व दांतों के रोग होते हैं, अस्थि व दांतों के रोग होते हैं। दांत कहना चाहिए कमज़ोर हो जाते हैं। यदि इनकी अधिकता हो जाती है तो अस्थियां कुछ भुरभुरी हो जाती है, मतलब कमी भी नहीं होना है और ज़्यादा भी नहीं होना है। कमी में दांत या अस्थि क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। और ज़्यादा होने पर कहना चाहिए अस्थियां क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है। क्लियर। आगे है क्लोरीन। क्लोरीन का कहना चाहिए परमाणु क्रमांक 17 होती है, कैल्शियम का 20 मतलब 20। क्लोरीन की कमी के कारण पेशियों में ऐंठन होती है। पेशियों में क्या होती है? ऐंठन होती है मतलब टिटनेस की शिकायत होती है। क्लियर। फ्लोरीन का कहना चाहिए परमाणु क्रमांक 9 होती है। फ्लोरीन F। फ्लोरीन मुख्यतः कहना चाहिए दांत से संबंधित होते हैं। यदि कहना चाहिए फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं। और फ्लोरीन या फ्लोराइड की अधिकता के कारण जो टीथ होते हैं उसमें धब्बे बन जाते हैं। क्लियर। आगे है आयोडीन मतलब आई। इनका परमाणु क्रमांक 53 मतलब 53 होता है। आयोडीन की कमी के कारण गोइटर या फिर घेंघा। ये जो आयोडीन होते हैं मुख्यतः नमक में पाए जाते हैं। आजकल कहना चाहिए जो नमक आते हैं उसमें आयोडीन की कमी नहीं होती है।
आज से जब 20-25 साल पहले जो बड़ी बड़ी नमक को ग्रहण करते थे तो उसमें आयोडीन की कमी होती थी। तो आयोडीन की कमी हो जाती है, तो आयोडीन की कमी को पूर्ति करने के लिए अपना जो थायराइड ग्लैंड सा होता है जो गर्दन में पाई जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेशन करने लगती है। आयोडीन की कमी की पूर्ति करने के लिए जो थायराइड ग्लैंड से होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसका सेक्रेशन करने लगते हैं? आयोडीन का, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का। तो इनकी वर्किंग क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड्स आकार में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और कौन सा रोग हो जाती है? सिंपल गोइटर या फिर घेंघा रोग। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्रिटिनिज्म भी होते हैं। क्रिटिनिज्म मतलब बौनेपन, मतलब व्यक्ति का विकास नहीं होता है। बौनेपन का दो कारण होता है, एक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, और थायरॉक्सिन हार्मोन बनते हैं थायराइड ग्लैंड्स से, और दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स से सेक्रेशन होने वाले एसटीएस हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। उसका दूसरा नाम होता है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अग्रभाग से बनती है। यदि कहना चाहिए हमारे शरीर में एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर जीएच, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो भी व्यक्ति क्या हो जाते हैं? बौने हो जाते हैं। और ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा होने पर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक लंबे हो जाते हैं, उसको एक्रोमेगेली कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग भी हो सकता है और क्रिटिनिज्म मतलब बौनापन भी हो सकते हैं। क्लियर? आगे है Fe आयरन, इनका परमाणु क्रमांक 26 होते हैं। आयरन की कमी के कारण एनीमिया, क्योंकि ये कहना चाहिए विटामिन B6 और B12 से रिलेटेड होते हैं। विटामिन B12 है उसमें कहना चाहिए आयरन ही पाए जाते हैं। साइनेकोबालामिन, कोबाल्ट भी होते हैं उसमें, और इनकी कमी के कारण एनीमिया। एनीमिया से बचना है तो अधिक से अधिक फल फूल और हरी सब्जियां का क्या करना है? सेवन करना है। अगला है मैग्नीशियम Mg, इनका परमाणु क्रमांक होता है 12। इनकी कमी के कारण नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं। इनकी कमी के कारण नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं मैग्नीशियम। आगे है फास्फोरस। फास्फोरस भी कहना चाहिए अस्थि और दांत से रिलेटेड होते हैं, बोन और टीथ से रिलेटेड होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस मतलब बोन और टीथ के निर्माण में मुख्य तत्व होते हैं फास्फोरस और कैल्शियम। क्लियर? आगे है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 मतलब 19। इनकी कमी के कारण बीपी लो हो जाती है और पैरालिसिस की क्या होती है? संभावना होती है। लकवा की क्या होती है? संभावना होती है। क्लियर? वैसे कहना चाहिए जो पैरालिसिस होते हैं इनका संबंध नर्वस सिस्टम से भी होते हैं। विटामिन B1 की कमी बेरी से भी होते हैं, और यहाँ पर कहना चाहिए पोटेशियम से भी ये रिलेटेड है। क्लियर? आगे है सोडियम। आगे है सोडियम। सोडियम की कमी के कारण भी बीपी क्या हो सकते हैं? लो हो सकते हैं। ठीक है जी। और पेशियों में ऐंठन, पेशियों में ऐंठन मतलब जो क्लोरीन होते हैं उनसे भी कहना चाहिए पेशियों में ऐंठन, और जो सोडियम होते हैं उनसे भी पेशियों में ऐंठन की मतलब टिटनेस की क्या होती है? संभावना होती है। आगे है सल्फर S। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। ये मुख्य रूप से कहना चाहिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। यदि इनकी कमी हो जाती है तो जो प्रोटीन का उपापचय होता है उसमें विकृति आ जाती है, मतलब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में त्रुटि हो जाती है। क्लियर? लास्ट में है जिंक, जो नहीं दिख रहा है, Zn जिंक। इनका परमाणु क्रमांक होता है 30 मतलब 30। इनकी कमी के कारण बाधित विकास मतलब विकास क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। और कहना चाहिए त्वचा खुरदुरी और इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है। जिंक की कमी के कारण इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है। ठीक है जी। ये जिंक बहुत महत्वपूर्ण खनिज तत्व होते हैं। कहा जाता है पौधे में
जिंक की कमी के कारण ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण नहीं होता है। OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पौधे में पाया जाने वाला सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है? पादप हार्मोन होता है OAA ऑक्सिन। ठीक है जी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इनकी कमी हो जाती है जिनके कारण पौधे का विकास नहीं होता है। तो यहाँ पर कहना चाहिए मानव में भी इनकी कमी हो जाती है तो विकास क्या होती है? बाधित होती है। मतलब प्लांट और एनिमल दोनों का विकास कम होती है। इनकी कमी के कारण एनीमिया भी हो सकती है। इनकी कमी के कारण खुरदुरी त्वचा व इम्यून सिस्टम में क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। तो ये सब क्या है? मिनरल्स है जो हमारे पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इन सबको हम लोग फल फूल हरी सब्जियों से प्राप्त करते हैं। तो व्यक्ति को कहना चाहिए हमेशा सूखा सब्जी नहीं खाना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए दाल ही नहीं खाना चाहिए। आपको कहना चाहिए यदि सुपोषित भोजन लेना है तो आपको ऐसे भोजन लेना है जिसमें भोजन भले ही कहना चाहिए मात्रा में कम हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और पर्याप्त मात्रा में वाटर लेना चाहिए। तब ये कहना चाहिए सुपोषित भोजन है। और कुपोषित मतलब क्या होता है? मान लो आप बहुत चावल खा रहे हैं, चावल ही चावल है और आलू ही आलू सब्जी खाते हैं, लेकिन आप हरी सब्जियां नहीं लेते हैं, फल फूल नहीं लेते हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिल रहा है। यदि डेली का कहना चाहिए आप दाल भी ले रहे हैं तो प्रोटीन भी मिल रहा है। ठीक है, आप नॉन वेज भी ग्रहण करते हैं मान लो तो आपको वसा भी मिल रहा है, काजू किशमिश बादाम भी ले रहे हैं तो वसा भी मिल रहा है। लेकिन आप हरी सब्जियां नहीं लेंगे, फल नहीं लेंगे, दूध नहीं लेंगे तो आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो भोजन कहना चाहिए ज़्यादा से संबंध नहीं है। आपको ऐसा भोजन लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स और वाटर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। भले ही इनकी मात्रा थाली में कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सब आपको जितना चाहिए, आपके शरीर को जितना चाहिए, यदि ये सब मिल रहे हैं तो आपका भोजन क्या है? सुपोषित भोजन है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, यह चाइल्ड कौन से रोग से ग्रसित है? यह चाइल्ड कौन से रोग से ग्रसित है? तो आपको कहना चाहिए चित्र को देखना है और आपको बताना है कि यह चाइल्ड कौन से रोग से ग्रसित है। बेरी, ज़ीरोपैथेलमिया, क्वाशियोरकर। ये कहना चाहिए यहाँ पर उत्तर क्या है? क्वाशियोरकर मतलब प्रोटीन की कमी। मैं अभी आप लोगों को जस्ट बताया हूँ कि कहना चाहिए यदि आप चावल बहुत ज़्यादा लेते हैं, आलू सब्जी लेते हैं और हरी सब्जी भी ले रहे हैं, फल भी ले रहे हैं, लेकिन आप दाल नहीं ले रहे हैं, अंडे नहीं ले रहे हैं, सोयाबीन नहीं ले रहे हैं, पालक भाजी नहीं ले रहे हैं, मतलब आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? क्वाशियोरकर डिसीज़ हो जाएगा। कहा जाता है पूरे विश्व में 20% से 25% जनसंख्या प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। तो इन समस्या को निजात पाने के लिए सिंगल सेल प्रोटीन टेक्निक को लाया गया है। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब होता है कुछ कहना चाहिए एक कोशिकी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि कुछ शैवाल होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इन सब का उपयोग कहना चाहिए प्रोटीन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, उनके शरीर में ऑलरेडी कहना चाहिए प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनको भोजन के रूप में यदि ग्रहण किया जाता है तो हमारे शरीर में प्रोटीन की जो कमी है वो क्या हो सकती है? पूर्ति हो सकती है। क्लियर? जो प्रोटीन की कमी के कारण जो व्यक्ति होते हैं, यदि आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगता है यह व्यक्ति कई दिनों से 5-10 दिनों से भोजन नहीं किया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यह चाइल्ड कौन से रोग से ग्रसित है?
यह चाइल्ड कौन से रोग से ग्रसित है? तो यह है मरास्मस। मरास्मस मतलब क्वासियोरकर, दोनों का एक ही नाम है। आप इसको क्वासियोरकर कहिए या फिर मरास्मस कहिए, एक ही है। दोनों प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, पिता पुत्र कौन से रोग से पीड़ित है? पिता पुत्र कौन से रोग से पीड़ित है? क्वासियोरकर, मरास्मस, लो प्रोटीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। आप इनको क्वासियोरकर कह सकते हैं, मरास्मस कह सकते हैं या फिर प्रोटीन की कमी कह सकते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा रोग का चित्र है? यह कौन सा रोग का चित्र है या किस रोग से पीड़ित है? और चित्र को ध्यान से देखिए और आपको यहाँ पर ऑप्शन में बताना है यह कौन सा रोग है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखना पड़ेगा। फ्रीनोडर्मा त्वचा में होने वाली एक रोग है, फ्रीनोडर्मा, जो पोषक तत्व की कमी से होती है, जो पोषक तत्व की कमी से होती है। ये ऑप्शन सही। फ्रीनोडर्मा जो वसा या विटामिन ए की कमी से होती है, ये भी ऑप्शन सही। फ्रीनोडर्मा जो अलसी के तेल से ठीक हो जाते हैं, ये भी सही। तो ये कौन सा रोग है? फ्रीनोडर्मा त्वचा में होने वाली रोग है। ठीक है, ये कहा जाता है ये पोषक तत्व की कमी के कारण होती है, पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। पोषक तत्व क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सब पोषक तत्व होते हैं। तो माना जाता है वसा या विटामिन ए की कमी से ये होती है। और कुछ पुस्तकों में या फिर गूगल में लिखा रहता है ये अलसी या फिर कुसमी के तेल लगाने से क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। तो ये उत्तर क्या है यहाँ पर? उपरोक्त सभी। क्लियर? आगे है, यह कौन सा रोग है? यह कौन सा रोग है? तो यहाँ पर कहना चाहिए एमाइलोडोसिस, ये भी क्या है? गलत। दांत खाज खुजली, ये भी गलत। ये क्या है? ये फ्रीनोडर्मा ही है। ये कहना चाहिए कुहनी के एक चित्र है, यहाँ पर कहना चाहिए दाने 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 आ जाते हैं जो आसानी से ठीक नहीं होते हैं, ये कहना चाहिए फ्रीनोडर्मा होते हैं। क्लियर? ये अलसी के तेल लगाने से ठीक हो सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यह कौन से रोग से पीड़ित है? यह कौन से रोग से पीड़ित है? पेलाग्रा, सूखी त्वचा, गलत। बेरी, गलत। तो उत्तर क्या है यहाँ पर? फ्रीनोडर्मा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यह कौन से रोग से पीड़ित है? यह कौन से रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, फ्रीनोडर्मा, एमाइलोडोसिस और दोनों। तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा एमाइलोइडोसिस। एमाइलोइडोसिस ये फ्रीनोडर्मा नहीं है, ये क्या है? एमाइलोइडोसिस एक डिसीज़ है। ठीक है, इसके बारे में अगला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या है? बी है। क्लियर? अगला है, यह कौन सा रोग से पीड़ित है? यह कौन से रोग से पीड़ित है? तो यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं। पहला ऑप्शन एमाइलोइडोसिस, यह एक दुर्लभ रोग है। यह एक दुर्लभ रोग है जो एक असामान्य प्रोटीन का नाम है एमाइलॉइड, एमाइलॉइड के कारण होती है। ये कहना चाहिए ऑप्शन सही है। इस रोग का नाम है एमाइलोइडोसिस। ये कहना चाहिए रेयर डिसीज़ है जो हमारे शरीर में एक असामान्य प्रोटीन एमाइलॉइड के कारण होती है। सेकंड ऑप्शन
उत्तर वही है, रोग का नाम वही है, ठीक है, एमाइलोइडोसिस। यहाँ पर एक प्रोटीन है, एमाइलाइड प्रोटीन सामान्यतः शरीर में नहीं होते हैं, ये भी सही। तीसरा है एमाइलोइडोसिस, यह शरीर में कई अलग अलग प्रोटीन के कारण बनते हैं। मतलब जो कहना चाहिए एमाइलाइड जो प्रोटीन है उनको बताया जा रहा है ये प्रोटीन शरीर में जनरली तौर पर नहीं होते हैं, लेकिन शरीर में इसका निर्माण कैसे होते हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अन्य प्रोटीन होते हैं, 100 से अधिक प्रोटीन होते हैं, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारे शरीर में 100 से अधिक प्रोटीन होते हैं, तो अलग अलग प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ये भी सही। आगे है यह एमाइलाइड प्रोटीन सामान्य प्रोटीन के कार्य में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। हमारे शरीर में जो सामान्य प्रोटीन होते हैं जो शरीर के लाभदायक होते हैं उनके कार्य में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। कौन सा प्रोटीन, एमाइलाइड प्रोटीन। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है जी। इसके पहले वाले भी जो चित्र बताए थे वो भी क्या है, एमाइलोइडोसिस। ये एक कहना चाहिए रेयर डिसीज़ है, ये जनरली तौर पर एक प्रोटीन का नाम है एमाइलॉइड, इनके कारण होती है। ये प्रोटीन जनरली तौर पर हमारे शरीर में नहीं होती है, लेकिन हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उनके कारण कई बार ये क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। और जब ये प्रोटीन जब उत्पत्ति होती है तो सामान्य प्रोटीन के कार्य में क्या करती है, ये हस्तक्षेप करती है, जिसके कारण कहना चाहिए एमाइलोइडोसिस नामक डिसीज़ होती है और इनका इलाज आसानी से नहीं होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा रोग से पीड़ित है, यह कौन से रोग से पीड़ित है। तो यहाँ पर देखिए एक पैर का कहना है कि निचले हिस्से का एक चित्र है, सूखा रोग मतलब रिकेट्स, ये भी कहना चाहिए क्या है, गलत है। पेलाग्रा सूखी त्वचा, ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, एमाइलोइडोसिस एक असामान्य प्रोटीन के कारण होती है। ऐसे कहना चाहिए गाँव में या फिर कहीं कहीं पर इस प्रकार की डिसीज़ मिलते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए डॉक्टर से हम लोग इलाज कराते हैं तो कुछ ही दिनों के लिए ठीक होते हैं, उसके बाद ये पुनः हो जाते हैं, क्योंकि कहना चाहिए ये क्रिटिकल डिसीज़ है, रेयर डिसीज़ है, ये एक असामान्य प्रोटीन के कारण होते। तो असामान्य प्रोटीन कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसका उत्तर क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम में कमी या इम्यून सिस्टम में त्रुटि के कारण। और इम्यून सिस्टम मतलब एक बहुत ही बड़ी कहना चाहिए रोग है जिनको हम लोग आसानी से ठीक नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कहना चाहिए जो आगे का क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है जी। तो अभी के लिए केवल इतना ही, जस्ट इसके बाद आगे हम लोग अध्ययन करेंगे जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 के अंतर्गत ही हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए केवल इतना ही।